आप सभी का स्वागत है दिव्य एकेडमी क्लासेस के हमारे प्लेटफॉर्म पर। हम मूल अधिकार पढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने मूल अधिकार में जो पहले पढ़ा वो समझने की कोशिश की थी कि अधिकार का मतलब क्या होता है, अधिकार का तात्पर्य क्या है, अधिकार का क्रमिक विकास कैसे हुआ था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और फिर हमने ये समझा था कि भारतीय स्तर पर जो अधिकार का विकास है वो कैसे हुआ। फिर हमने ये समझा कि मूल का मतलब क्या होता है। इस तरह हमने मूल अधिकार में जो फंडामेंटल राइट था इसका अर्थ समझ लिया है। अब हम जो वास्तविक जो शुरुआत है, जो भारतीय संविधान में जो लिखा गया है मूल अधिकार के बारे में, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, यानी कि भाग 3 के अंतर्गत, उसमें मूल अधिकारों के बारे में क्या क्या बोला गया है, किस किस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा गया है, इसको क्रमिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में भाग 3 में दर्ज है। भाग 3 के अंतर्गत दर्ज है जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। यानी कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक टोटल ये 24 अनुच्छेद है। 24 अनुच्छेद है। मूल अधिकार यानी कि अगर भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाए तो उन्हें मूल अधिकार है। मैग्ना कार्टा हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन में जो सबसे पहले मैग्ना कार्टा आया था वो 1216 में आया था, जब मूल अधिकारों की बात की। वही भारत का मैग्ना कार्टा की बात की जाए तो भारत के मूल अधिकार है जो भाग 3 में दर्ज है। अब हम पहले अनुच्छेद 12 पे चर्चा प्रारंभ करें, शुरुआत करें, इससे पहले हम दिमाग में एक थीम बना लें कि हमें इन अनुच्छेदों के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। तो अनुच्छेदों के अंतर्गत हम सबसे पहले अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हम राज्य की परिभाषा का जिक्र करेंगे। राज्य की परिभाषा पढ़ेंगे। फिर अनुच्छेद 13 देखेंगे। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हम विधि को समझने की कोशिश करेंगे कि विधि का तात्पर्य क्या होता है, कि किस प्रकार कौन सा विधि है जो अगर मूल अधिकारों के खिलाफ है तो वो असंगत या शून्य घोषित कर दी जाती है। अनुच्छेद 14 से लेकर हम 18 तक जो समता का अधिकार है उसको समझने की कोशिश करेंगे। समता का अधिकार को समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक हम स्वतंत्रता के अधिकार को समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार को समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उनको समझने का कोशिश करेंगे। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उनको समझेंगे। फिर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में क्या बोला है, धर्म की स्वतंत्रता का जो हमें अधिकार दिया गया है उसको समझेंगे। अनुच्छेद 29 से 30 तक ये सारे के सारे व्यक्तिगत अधिकार है। और पहली बार जो सामूहिक अधिकारों की बात की गई थी, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई थी, इसमें जो अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि, उनकी संस्कृति, उनकी संस्थाओं की स्थापना, इनके संबंध में जो 29 में और 30 में जो दर्ज है उनको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। फिर हम अनुच्छेद 31 की बात करेंगे जो मूल संविधान में दर्ज था, लेकिन बाद में जब संविधान संशोधन हुआ तो अनुच्छेद जो 31 है उसको
संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके जो अन्य जो पार्ट है 31A हो, बी हो, वो संविधान में अभी भी मौजूद है, जो बाद में जोड़े गए थे। फिर हम अनुच्छेद 32 समझेंगे, और अनुच्छेद 32 में हम जो संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचारों का जो हमें अधिकार है उसको समझेंगे कि कैसे हमारे भारतीय संविधान में अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा हमें उनकी जो सुरक्षा की जो गारंटी प्रदान की गई है वो है अनुच्छेद। फिर 33 समझेंगे। अनुच्छेद 33 में हम ये समझेंगे कि सैन्य बलों पर किस तरीके से सैन्य बलों के जो मूल अधिकार है उनमें कटौती की जाती है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उसको समझेंगे। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत हम मार्शल लॉ को समझने की कोशिश करेंगे कि जब मार्शल लॉ लगता है तो उसमें कैसे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। और अंतिम जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 35, उसमें हम ये समझेंगे कि कैसे संसद विधि बनाकर मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, मूल अधिकारों को लागू करती है। तो संसद की विधि के बारे में समझेंगे मूल अधिकारों के संबंध में। तो इस तरीके से हम अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक कुल 24 अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं वन बाई वन। पहले हम अनुच्छेद 12 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 है जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है कि आखिर राज्य है क्या। जब हम अनुच्छेद 12 की बात करते हैं तो इसमें राज्य की चर्चा आती है, और राज्य की चर्चा में 4 बातें बताई गई हैं। ये 4 बातें क्या हैं? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य क्या है। तो राज्य के लिए टोटल 4 बातें बताई गई। पहली जो बात है वो कहती है कि भारत सरकार एवं संसद, भारत सरकार एवं संसद। जब भारत सरकार की बात की जा रही है तो इसका मतलब यह है कि वो कार्यपालिका की बात करता है। भारतीय सरकार का मतलब भारतीय कार्यपालिका से इसका तात्पर्य लगाया जाए। वहीं जब राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार जो है राज्य सरकार एवं विधानमंडल। जब राज्य सरकार की बात की जा रही है तो मतलब राज्य की कार्यपालिका। तीसरे पर आता है स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी, इस स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत जो हमारी लोकल गवर्नमेंट थी वो लेके आई गई। तो लोकल गवर्नमेंटों में जैसे कि ग्राम पंचायतें हुई, नगर पालिका हुई, ग्राम पंचायतें हुई, नगर पालिकाएं हुई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुए, तो इनसे बनके स्थानीय प्राधिकारी बनाए। पहले में हमने भारत सरकार और संसद पढ़ी, दूसरे में हमने राज्य सरकार और उसके विधानमंडल देखे, तीसरे पर हमने स्थानीय प्राधिकारी पढ़े, और चौथे पर हम अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। अब क्वेश्चन उठता है कि अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या है। यहां अन्य प्राधिकारी का मतलब है इससे लगाया जाए कि जो कोई व्यक्ति हो सकता है ये अन्य प्राधिकारी, या कोई संस्था या निकाय हो सकती है जिसके द्वारा किसी भी तरह का कोई विधि हो, उपविधि हो, आदेश हो, अधिसूचना हो, कोई नियम हो, ऐसी चीज निकाली जाए। यानी ये कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई
संस्था या निकाय के रूप में हो सकता है। व्यक्ति या संस्था हो या निकाय हो जिसके द्वारा कोई विधि जारी की जाए, उपविधि जारी की जाए, कोई आदेश जारी किया जाए, कोई नियम निकाला जाए, कोई अधिसूचना निकाली जाए, तो उसको हम अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि अन्य प्राधिकारी वो व्यक्ति या संस्था होगी जिसके द्वारा कोई विधि हो, उपविधि हो, नियम हो, अधिसूचना हो, आदेश हो निकाला जाएंगे, वही अन्य प्राधिकारी माना जाएगा। इस तरह हमने अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हमने 4 चीजें पढ़ी कि स्थानीय प्राधिकारी, भारत सरकार प्लस संसद, राज्य सरकार प्लस उसके विधानमंडल और एक अन्य प्राधिकारी। तो इस तरीके से टोटल हमने 4 चीजों को, राज्य की जो परिभाषा थी, राज्य को परिभाषित करने के लिए कि आखिर राज्य क्या है, इसको समझने की कोशिश की कि राज्य क्या है, राज्य क्या है इसको समझा। जो ये 4 चीजें उसको राज्य माना जाएगा। अगर राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, मूल अधिकारों का क्षरण किया जाता है, मूल अधिकारों पर कोई तरह की रोक लगाई जाती है, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसमें संवैधानिक उपचारों के तहत अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के द्वारा कोर्ट जा सकता है और वो बात दायर कर सकता है कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्योंकि जो मूल अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। अब बाध्य हो गए तो अनुच्छेद 32 और 226 के द्वारा ये हमें संवैधानिक उपचार दिए गए हैं कि हम अपने मूल अधिकारों के लिए चाहें। अब इसमें साथ ये है कि वो राज्य के द्वारा ही उसका उल्लंघन किया जाए। तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन जो अन्य प्राधिकारी वाला बात है कि अन्य प्राधिकारी में कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें हम इसमें शामिल करें, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन है और कौन इसके अंतर्गत नहीं है। अन्य प्राधिकारी में कौन है और इधर हम ये समझेंगे कि इसके अंतर्गत कौन नहीं है। जब अन्य प्राधिकारी की बात करते हैं कि अन्य प्राधिकारी में तो यूनिवर्सिटी है, उसको किसके अंतर्गत रखा है, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत रखा है। जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय वो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत रखा है। वहीं जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं उसको अन्य प्राधिकारी नहीं माना गया है। विश्वविद्यालय अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं, जबकि निजी विश्वविद्यालय अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं शामिल किए जाते हैं। वही जो FCI है उसको अन्य प्राधिकारी माना गया है। ONGC है उसको अन्य प्राधिकारी माना गया है। इसके अलावा LIC है, LIC को अन्य प्राधिकारी माना गया है। UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC को भी अन्य प्राधिकारी माना गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति का कोई कार्यपालिका जो आदेश है, राष्ट्रपति का आपातकाल के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है, कार्यपालिका जो राज्य का जो आदेश है जिससे मूल अधिकारों में कटौती कर दी जाती है, उस आदेश को भी अन्य प्राधिकारी के आदेश के तौर पर शामिल किया जाएगा। वहीं जो कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट में SC का जो मुख्य न्यायाधीश है, SC का जो मुख्य न्यायाधीश है, इसका कैसा कार्यपालिका जो आदेश है, SC का कार्यपालिका आदेश, SC के जो फैसले वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की सुनवाई है, उसको हम अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करेंगे। केवल और केवल उसका जो कार्यपालिका आदेश है मुख्य न्यायाधीश का, हाई कोर्ट का, उस आदेश को भी हम किसके अंतर्गत, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल करेंगे।
जैसे इसको ऐसे समझा जा सकता है, जैसे कि हाई कोर्ट के द्वारा, जैसे कि कोई इसकी जो आरजेएस की भर्ती होती है, तो इसके संबंध में कोई आदेश अधिसूचना जारी करे हाई कोर्ट, तो ऐसा जो आदेश हो, या किसी भी कोई निलंबन संबंधी कोई आदेश हो, कोई कार्रवाई संबंधी किसी जिला न्यायाधीश के ऊपर कोई आदेश जारी करता है, तो ऐसा कोई आदेश जारी किया जाता है, तो वो कार्यपालिका आदेश किसके, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल होगा। वाकई अगर वैसे बोले जाए कि न्यायपालिका क्या अन्य प्राधिकारी, नहीं, न्यायपालिका को हम यहाँ रखेंगे, न्यायपालिका जो होती है वो अन्य प्राधिकारी नहीं है। न्यायपालिका अन्य प्राधिकारी नहीं है, जबकि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यपालिका आदेश होता है वो मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनल जो बैंक है, नेशनल बैंकों को भी अन्य प्राधिकारी माना गया है। तो ये तो हमने ये देखा कि कौन कौन से आदेश है जिनको हम अन्य प्राधिकारी कहते हैं, लेकिन इधर देखते हैं कि निजी विश्वविद्यालय हो, न्यायपालिका हो, इसके अलावा वक्फ बोर्ड हो, तो वक्फ बोर्ड को अन्य प्राधिकारी नहीं माना जाता है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी को भी अन्य प्राधिकारी नहीं माना गया। इसके अलावा जो एससीईआरटी होती है उसको भी अन्य प्राधिकारी नहीं माना जाता है। बीसीसीआई संस्था है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसको भी अन्य प्राधिकारी नहीं माना जाता है। तो ये सारी जो चीज थी कि कौन कौन सी चीजें जो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो ये है। और एक संस्था है जो संवैधानिक बोर्ड की संस्था के रूप में दिल्ली में जो टेकराजन वाद हुआ था, उसके अंतर्गत जो संवैधानिक व संसदीय अध्ययन संस्थान था, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, ये नई दिल्ली में है। इसका कोई आदेश या सूचना हो जिसकी किसी टेकराजन जो वाद हुआ था उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको भी अन्य प्राधिकारी नहीं माना जाता है। निजी विश्वविद्यालय हो, न्यायपालिका हो, वक्फ बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, या संवैधानिक व संसदीय जो अध्ययन संस्थान है नई दिल्ली का ये हो, और बीसीसीआई हो, इसको अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कई बार जो विवाद ये होता है, क्वेश्चन उठना लाजमी भी है कि सर अगर यहाँ पर यूपीएससी है तो क्या आरपीएससी इसके अंतर्गत आएगा, या फलाना आयोग होगा, महिला आयोग होगा, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जब संघ लोक सेवा आयोग है तो मानव विकास आयोग क्या इसके अंतर्गत शामिल होगा, क्या अल्पसंख्यक विकास आयोग अन्य प्राधिकारी माना जाए, तो ये कंफ्यूजन होता है। तो ये जब कंफ्यूजन होता है तो एक वाद हुआ था, उस वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक सजातीयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सजातीयता का जो सिद्धांत दिया था वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आया, और उसमें यह कहा गया कि एक समान प्रकृति के मामले, सजातीयता के सिद्धांत में यह कहा गया कि एक समान प्रकृति के मामले, यानी कि जिन मामलों की जो प्रकृति है वो एक समान है, एक सजातीय है, एक समान प्रकृति के मामले में क्या घटाया जाए क्या बढ़ाया जाए ये अपनी मनमर्जी से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी मनमर्जी चले तो मैं मनमर्जी से इसमें जो करूं वो जोड़ लूं, मनमर्जी से जो घटाव है या बढ़ाव है, घटा बढ़ाव वो नहीं होगा। मेरी मनमर्जी से एक समान प्रकृति के जो मामले हैं, मैं अपनी मनमर्जी से, मेरी इच्छा कर रही है कि मैं इसको जोड़ लूं, मैं इस इच्छा कर रही है उसको हटा दूं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर बोला जाए कि जो व्हीकल है, व्हीकल की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत कार है, बस है, या और कोई चीज लिखते हैं कि ये भी है,
तो कोई आके बोले कि मैं चाहता हूं कि ये बताइए कि रेलगाड़ी व्हीकल है, कोई आके कि टेम्पो व्हीकल है। जब व्हीकल की परिभाषा में लिख दिया जाता है कि इसमें कार है, बस है, ट्रक है, चीजें शामिल है, तो कोई आके इस पर क्वेश्चन मार्क करे कि ये बताइए क्या इसमें रेलगाड़ी शामिल है, तो इस रेलगाड़ी इसके अंदर व्हीकल में शामिल है या नहीं है, ये समान प्रकृति के मामलों में यह फैसला कोई व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि ये फैसला न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो अन्य पदाधिकारी है या नहीं है। अगर न्यायपालिका कहती है कि रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी मानी जाएगी। और ये चीजें क्या होती है, रूटीन में चीजें शामिल होती हैं कि कोई बात आता है उसमें चीजें आई और पता चला कि रेलगाड़ी को व्हीकल माना जाए या नहीं माना जाए, तब ये चीज होगी। ऐसे से में बोल दिया जाए, आयोग के बारे में ये कह दिया जाए कि अगर यूपीएससी अन्य प्राधिकारी है तो क्या सभी आयोगों को इसमें शामिल कर लिया जाए। मतलब अगर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग है, कमीशन है, ये आयोग है, अगर सजातियों की तरह समान प्रकृति के मामलों को अगर हम देखा जाए तो जितने भी आयोग हैं, चाहे महिला विकास आयोग हो, महिला आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, क्या हम इन सभी आयोगों को इसमें शामिल कर लें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये आयोग अन्य प्राधिकारी है या नहीं है, इस बात का फैसला केवल और केवल न्यायपालिका करेगी। फिलहाल जो लिस्ट है उसमें यही लिखा गया है कि यूपीएससी है, ओएनजीसी है, एलआईसी है, एफसीआई है, इसको अन्य प्राधिकारी माना गया है। तो अपने हिसाब से इसमें घटा बढ़ा मनमर्जी से नहीं हो सकता, क्योंकि मनमर्जी से ना हो इसके लिए एक सजातीयता का जो सिद्धांत आया था अनुच्छेद 12 के द्वारा, वो प्रतिपादित हुआ था। उम्मीद है कि अनुच्छेद 12 के बारे में जो सारे डाउट है, कौन इसका अन्य प्राधिकारी है, कौन अन्य प्राधिकारी नहीं है, ये डाउट दूर हो गए होंगे। क्या हम उसमें 4 चीजें पढ़ी थी, मैं एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि संसद प्लस जो भारत सरकार है, विधानमंडल प्लस जो राज्य सरकार है, स्थानीय प्राधिकारी जिसमें हमने पंचायत, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पढ़े, और अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी में हमने ये देखा कि कैसे व्यक्ति और संस्था के द्वारा जारी किया गया वो आदेश हो, विधि हो, उपविधि हो, नियम हो, कैसे वो अन्य प्राधिकारी में शामिल हो। फिर इनकी लिस्ट को हमने समझने की कोशिश की कि इसमें कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल है। उम्मीद है कि पहला जो अनुच्छेद है मूल अधिकारों का, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, अनुच्छेद 13, जिसके अंतर्गत विधि को समझने की कोशिश। राज्य तो हमने समझ लिया, अब हम विधि को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विधि का मामला क्या है, विधि के बारे में क्या बोला गया है, और जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के नजरिए से, वो वाकई जो अनुच्छेद 13 है उसमें काफी एक जो टफ प्रकृति के क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है, क्योंकि काफी उलझा है, काफी इस पर विवाद भी हुए। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 30, अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों के असंगत है, अल्पीकरण करती है मूल संगतों का, तो वो विधि क्या कर दी जाएगी, शून्य घोषित कर दी जाएगी। मूल अधिकारों के असंगत है ऐसी विधि जो मूल अधिकारों के असंगत हो या उनका अल्पीकरण करती हो, मूल अधिकारों के असंगत है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो, तो वो असंगत की जो सीमा है उस तक क्या हो जाएगी, शून्य घोषित कर दी जाएगी। इस बात का हम अध्ययन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत करते हैं। मोटे मोटे रूप में जो अनुच्छेद 13 है, हम इसमें जो मूल संविधान था उसमें तो उसके 3 ही पार्ट थे, 13(1), 13(2) वाला, 13(3) वाला, लेकिन बाद में इसमें संविधान संशोधन करके एक और भाग जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 13(4). तो इसके हम पार्ट समझते हैं कि जो मूल अधिकार है इसके 4 पार्ट है। पहला है
अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3) और अनुच्छेद 4। ये बाद में जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 13(4) को, लेकिन इससे जो पहले थे ये केवल 13(1), 2, 3 थे। अनुच्छेद 13(1) कहता है, अनुच्छेद 13(1) कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इससे पूर्व की विधियां, जब हमारा संविधान लागू हुआ, अनुच्छेद 13(1) कहता है कि इसके पूर्व की विधियां क्या होंगी, उन पर ग्रहण लग जाएगा या आच्छादित हो जाएंगी अगर वो हमारे मूल अधिकारों के साथ किसी भी तरह का उनका कोई कंट्रोडक्शन होता है, कोई टकराव होता है। मूल अधिकारों की यानी कि संविधान पूर्व की विधियां, संविधान लागू हुआ उससे पूर्व की विधियां कैसी हो जाएंगी, वो शून्य घोषित नहीं होंगे, उनका ग्रहण लग जाएगा या आच्छादित हो जाएंगे। किस सीमा तक? जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन की सीमा तक। इसको ऐसे समझने का कोशिश करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आजाद हुआ था, वो सॉरी गणतंत्र लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र आया था। तो 26 जनवरी 1950 से पहले क्या था, अंग्रेजों की हुकूमत थी भारत में, और अंग्रेजों के नियम कानून बनाए गए, नियम कानून लागू थे। कोई 1919 का एक्ट लागू था, 35 का एक्ट लागू था, उससे पहले के एक्ट लागू थे। तो ऐसा कोई एक्ट जो वर्तमान में भी जारी है, जैसे कि बात करें सीआरपीसी की बात करें तो वो तो अब तक चली है, 23-24 तक जारी रही है। तो ऐसा कोई एक्ट जो हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ है, उससे टकराव पैदा करता है, तो वह कानून पीछे चला जाएगा, उसको ग्रहण लग जाएगा या वो आच्छादित हो जाएगा किसके द्वारा? मूल अधिकारों के द्वारा। मूल अधिकार ऊपर होंगे और वो एक्ट पीछे होगा, छुपा हुआ, वो शून्य घोषित नहीं होगा, वो पीछे होगा। अगर भविष्य में कोई ऐसा संशोधन होता है कि उसमें मूलाधिकार में कोई संशोधन हो जाता है, मूलाधिकार बदल दिया जाता है, मूलाधिकार हटा दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो जो पीछे छुपा हुआ एक्ट था वो दोबारा से प्रकट हो जाएगा, वो सामने आ जाएगा। तो यह शून्य घोषित नहीं हो रहा है वो कि शून्य घोषित होगा, यहाँ पर वो पीछे जा रहा है। एक तरीके से वो ग्रहण लग रहा है, जैसे चंद्र ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, मतलब मूल अधिकार आगे आ जाता है और वो कानून है वो पीछे चला जाता है। आर्टिकल 13(1) यही कहता है, 13(1) यही कहता है कि अगर कोई कानून या नियम जो संविधान पूर्व का है, बनी हुई लॉ है, कोई विधि है, अगर वो मूल अधिकारों के साथ टकराव पैदा होता है, क्लेश पैदा होता है, तो वो पीछे चला जाएगा और मूल अधिकारों को प्राथमिकता मिलेगी। और कब तक पीछे रहेगा? वो उल्लंघन की सीमा तक पीछे रहेगा। तो इसी बात को समझाया गया था कि कोई कानून जो संविधान पूर्व के थे, लेकिन जब संविधान लागू गया तो उसके लिए अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत व्यवस्था की गई थी। इसमें कहा गया कि ये उनके लिए जब संविधान लागू हो गया तो संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद, जब संविधान के लागू होने की बात की जा रही थी, तो इसमें अगर कोई ऐसा कानून बनता है हमारी संसद के द्वारा, राज्य के द्वारा या प्राधिकारी के द्वारा, कोई ऐसा आदेश दिया जाता है या ऐसा नियम आता है, ऐसा कोई कानून बनता है जिसका मूल अधिकारों से सीधा टकराव हो रहा है, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो, तो वो उल्लंघन की सीमा तक क्या होगा? उसका पूरा का पूरा कानून नहीं, जो चीज हमारे मूल अधिकारों से टकराव पैदा कर रहा है, मूल अधिकारों का क्षरण कर रहा है, उसका वह भाग क्या हो जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। होने के बाद जो मूल अधिकारों को छीनता हो,
छीने या उसको कम करे, जो छीने या कम करे वो क्या कर दिया जाएगा, वो शून्य घोषित हो जाएगा, वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका पता कैसे चलेगा कि फलाने कानून है वो हमारे मूल अधिकारों का, अभी अभी कोई कानून संसद के द्वारा बनाया गया, तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारे मूल अधिकारों का? जब कोई कानून बनता है तो यहीं से एक वर्ड निकला था, वो था न्यायिक पुनरावलोकन। एक शब्द आया था, वो था न्यायिक पुनरावलोकन। जब हम ये पढ़ते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति कहां से होती है, तो अनुच्छेद 13 जो 2 है वहीं से न्यायिक पुनरावलोकन होता है। जब कोई संसद कोई विधि बनाती है, कोई कानून आता है, कोई नियम पारित होता है, ऐसा कोई चीज आती है, तो वो न्यायिक समीक्षा के लिए कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी न्यायिक समीक्षा होती है, न्यायिक पुनरावलोकन, और ये देखा जाता है कि यह संविधान की कसौटी पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। जब वो पाया जाता है कि मूल अधिकारों के खिलाफ है, इसमें मूल अधिकारों के साथ इसको नुकसान पहुंच रहा है, तो उसका जो भी विधि ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा कानून है तो पूरा कानून हो जाएगा, या ऐसा लगेगा कि इसका फलाना पार्ट है वो मूल अधिकारों का नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस विधि को क्या कर दिया जाएगा, उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कि इसको पार्ट को ऐसे समझे जैसे कोई कानून बनता है, जैसे कि एक कानून बना कि इस पे महिला हिंसा पर कानून बना, महिला हिंसा प्रतिरोध कानून आया, महिला हिंसा पर जैसे कानून बना। तो महिला हिंसा पर कानून बना, महिला हिंसा की पहली धारा बोलती है कि कोई भी पुरुष महिला के साथ किसी भी तरह का, चाहे वो उसका बेटा हो या उसका पति हो, पुरुष महिला के साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो महिला हिंसा मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट पे जोड़ दिया जाता है कि कोई महिला महिला पर अत्याचार कर सकती है, ऐसी समझने के तौर पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी धारा जोड़ दी जाती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसका न्यायिक पुनरावलोकन करेगा, इसकी जांच करेगा, तो पाएगा कि पहली धारा वो तो ठीक है, लेकिन सेकंड धारा महिला पर अत्याचार कैसे कर सकती है, तो उसको क्या कर देगा, शून्य घोषित, क्योंकि ये तो महिला के जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन हुआ। किसी भी महिला को गौरवपूर्ण जीवन जीने, सुरक्षा के साथ जीवन जीने, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने उसका मौलिक अधिकार है। दूसरी महिला के साथ अत्याचार कैसे कर सकती है? तो ऐसे में क्या कर दिया जाएगा, उसका जो सेकंड उपबंध है, उसकी सेकंड धारा है, उसको क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो संविधान लागू हुआ, इसके बाद कोई भी विधि बनती है वह शून्य घोषित हो जाएगी अगर वो हमारे मूल अधिकारों को छीनती है या उसको कम करती है, कटौती करती है, उन पर कोई भी पाबंदी लगाती है। तो ये संविधान के लागू होने के बाद था, और ये संविधान की पूर्व की विधियों के बारे में था। उम्मीद है कि जो अनुच्छेद 13 सेकंड था वो समझ में आ गया होगा। वैसे जो न्यायिक पुनरावलोकन है ना, ये शब्द हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। अमेरिका के संविधान से हमने न्यायिक पुनरावलोकन को लिया था, जिसमें अमेरिका में एक न्यायमूर्ति होते मार्शल फोच, अमेरिका के न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति मार्शल फोच। मार्शल फोच ने एक विवाद पैदा हुआ था, मारवाड़ी बनाम मेडिसन वाद, मारवाड़ी बनाम एक मेडिसन वाद हुआ था। उसमें पहली बार मार्शल फोच के द्वारा जो जनहित याचिका थी उस पर सुनवाई करके इसी कानून को रद्द किया गया था। इन दोनों का जो विवाद था मारवाड़ी बनाम मेडिसन, उसको न्यायिक पुनरावलोकन के तौर पर देखा गया। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है ना तो भारतीय संविधान में कहीं दर्ज है, नहीं अमेरिका के संविधान में, लेकिन अनुच्छेद 13 तो ये बोलता है कि न्यायपालिका किसी भी उसका पुनरावलोकन कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। लिखा दर्ज कहीं नहीं है, परिभाषित नहीं है, उल्लेखित नहीं है, लेकिन हम मोटा मोटा लेते हैं कि अनुच्छेद 13(2) होता है, उसके द्वारा पुनरावलोकन आता है। आया कहां से था? ये मारवाड़ी बनाम मेडिसन जो बात हुआ था अमेरिका का, वहां से निकल के न्यायिक पुनरावलोकन शब्द आया। तो उम्मीद है कि अनुच्छेद 13(1), 13(2) के जो सारे डाउट हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए, वो समझ में भी आ गया होगा कि क्या क्या है। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 13(3) को। अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत क्या लिखा गया? अनुच्छेद 13(3) में हमने राज्य को तो अनुच्छेद 12 में समझ लिया,
इसमें हम विधि को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधि क्या है। इसमें विधि को परिभाषित किया गया है कि विधि का मतलब क्या है। तो विधि की परिभाषा में यही है कि कोई भी नियम हो, अध्यादेश हो, कोई आदेश हो, उपनियम हो, कोई अधिसूचना हो, इसके अंतर्गत, विधि के अंतर्गत हम कोई नियम हो, उपनियम हो, अधिसूचना हो, नियम, विनियम, अधिसूचना हो, कोई रूढ़ी हो, कोई प्रथा हो। रूढ़ी और प्रथा, ये तो दोनों चीज ऐसी है कि दिमाग में कई बार कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि क्या रूढ़ी और प्रथा को हम विधि माने। बिल्कुल, रूढ़ी और जो प्रथा होती है उसको नियम के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और कोई आदेश हो तो ये सारे के सारे विधि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं कि ये क्या होते हैं, विधि है। लेकिन एक सवाल आता है कि विभिन्न तरह के, अलग अलग तरह के लॉ बने हुए हैं, जैसे लॉ मतलब पर्सनल बोर्ड बने हुए हैं, पर्सनल बोर्ड बने हुए हैं, पर्सनल लॉ बने हुए हैं। क्या इन पर्सनल लॉ को हम विधि के अंतर्गत शामिल करें? नहीं, पर्सनल लॉ कोई विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। चाहे हिंदू पर्सनल बोर्ड हो, हिंदू पर्सनल लॉ हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, कोई व्यक्ति यह जाकर न्यायपालिका में दावा नहीं कर सकता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा कहा गया है कि 3 तलाक की स्वीकृति है या 3 तलाक की प्रैक्टिस की जा रही है तो मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर इस बात के लिए बात दायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई राज्य नहीं है। राज्य वही है, विधि वही है कि कोई भी विधि या कोई स्टेट, दो ही शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ना तो राज्य किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन कर सकता है और ना कोई विधि किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के द्वारा जारी किया गया कोई आदेश होगा, वो विधि नहीं है। तो जब विधि नहीं है तो इसके द्वारा जारी किया गया आदेश के आधार पर हम न्यायपालिका में ये नहीं कह सकते कि इसने हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघन कर दिया, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या हिंदू पर्सनल लॉ हो, कोई सा भी लॉ हो, बोर्ड बना हुआ, वो विधि के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। विधि के अंतर्गत आदेश होता है कि ये आदेश किसका होता है, किसका आदेश को हम विधि माने, तो कोई अन्य प्राधिकारी का आदेश हो सकता है, उसकी अधिसूचना हो सकती है, उसका वो किसी भी तरह का कोई नियम हो सकता है, उपनियम हो सकता है, अधिसूचना हो सकती है, इनको ही हम केवल विधि मानेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड से संबंधित जो चीज होंगी उनको हम विधि के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। तो ये डाउट है, ये क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल लॉ बोर्ड और हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इसको विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो विधि क्या है? विधि का मतलब ये है कि जो नियम है, उपनियम है, विनियम है, कोई आदेश है, कोई रूढ़ी है, कोई प्रथा है, ये जो चीज होंगी तो विधि। तो हमने अनुच्छेद 13 में क्या पढ़ा था? 13 में यह समझने की कोशिश की थी कि कैसे संविधान पूर्व की विधियां अगर मूल अधिकारों से उल्लंघन करती हैं, उनके कटौती करती हैं, किसी भी तरह का वो टकराव पैदा होती है तो कैसे उसको ग्रहण लग जाएगा या आच्छादित हो जाएंगी। इसमें हमने ये समझने की कोशिश की थी 13(2) के अंतर्गत कि कैसे कोई मूल अधिकार अगर संविधान के बाद लागू हुआ है तो संविधान के लागू होने के बाद में मूल अधिकारों से उसका टकराव पैदा होता है तो कैसे वो शून्य घोषित। तो हमने नया पुनरावलोकन का सिद्धांत भी पढ़ा था और ये भी देखा था हमने कि कैसे अगर 3-4 उपबंध है तो कोई अगर उपबंध है जो मूल अधिकारों की कटौती करता है, मूल अधिकारों से टकराव पैदा होता है, तो वही शून्य घोषित होगा, ना कि पूरा का पूरा नियम। तो इसमें एक सिद्धांत भी आया था यहाँ पर, वो था पृथक्करणता का सिद्धांत। पृथक्करणता, तो जो पृथक्करणता का सिद्धांत था वो किससे निकल गया था? 13(2) से निकल गया था कि अगर उसकी 4 धाराएं अलग अलग करके देखी जाए, 1, 2, 3, 4 धाराओं में से 3 धाराएं ऐसी हैं जो मूल अधिकारों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, तो वो शून्य घोषित नहीं होगी, और चौथी धारा अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो शून्य घोषित हो जाएगी। तो इसी के आधार पर पृथक्करणता का जो सिद्धांत था, जो सजातीयता का सिद्धांत था,
वो तो अनुच्छेद 12 से निकला था, और पृथक्करणता का सिद्धांत था वो 13(2) से निकला था। और 13(3) में हमने ये समझा कि विधि आखिर होती क्या है। अब हम समझते हैं 13(4) जो बाद में जोड़ा गया था, और इसमें यह कहा गया था कि अनुच्छेद 368 जो होता है, संविधान संशोधन अगर किया जाए तो अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन होगा, वो विधि नहीं है, विधि नहीं है। अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन विधि नहीं है, यह कहता है अनुच्छेद 13(4). पहला इसका जो वाद हुआ था इस मसले पे, वो होता शंकरी प्रसादवाद। शंकरी प्रसादवाद 1951। शंकरी प्रसाद एक जमींदार थे बिहार के। उनकी जमीन को सरकार के द्वारा अधिकृत कर लिया गया। जब उनकी जमीन को सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया तो शंकरी प्रसाद साहब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरा मूल अधिकार है कि मेरी संपत्ति को कोई अधिकृत नहीं कर सकता। और सरकार कहती है कि सरकार ने एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, पब्लिक उसके लिए इंटरेस्ट के लिए शंकरी प्रसाद साहब की जमीन को अधिकृत कर लिया। तो जब शंकरी प्रसाद कोर्ट जाते हैं तो सरकार ने क्या किया, 1951 में एक संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। उसके द्वारा 31(a) की धारा जोड़ दी गई। 31(a) के द्वारा यह कह दिया गया, संविधान संशोधन कर दिया गया, जो प्रथम संविधान संशोधन था उसके द्वारा यह कह दिया गया कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक हित के लिए किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य के द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है, अधिकृत की जा सकती है। अब जब ये संविधान संशोधन हो गया तो बाद इस बात पर हो रहा था कि क्या संविधान संशोधन विधि है या नहीं है। तो शंकरी प्रसादवाद 1951 में यह फैसला आया कि जो संविधान संशोधन है ये विधि नहीं होता है। तो ऐसे में शंकरी प्रसाद का ये जो दावा था कि मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, सरकार ने मेरे गलत तरीके से भूमि अधिकृत की है, वो दावा खारिज होता है, गलत साबित होता है। तो शंकरी प्रसादवाद के हिसाब से ये कहता है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। वहीं इसके बाद सज्जन सिंह वाद होता है। सज्जन सिंह वाद, जो सज्जन सिंह वाद था 1965, ये पंजाब से थे। इनकी भी भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया, तो इसी मसले पे ये भी जाते हैं। तो इनको भी यही फैसला मिलता है कि जो संविधान संशोधन किया गया है, प्रथम संविधान संशोधन हुआ है, उस प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा राज्य को संविधान संशोधन के द्वारा जो धारा जोड़ी गई है वो उचित है, और इसके द्वारा किसी भी तरह का कोई मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं होता। तो ये जो दोनों फैसले थे, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाद, ये स्पष्ट कहते हैं कि जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा किसी भी मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है और वो विधि नहीं मानी जाएगी। और अगर ये विधि नहीं है, ये विधि नहीं है, तो विधि नहीं है तो किसी भी तरह का मूल अधिकारों को इससे उल्लंघन भी नहीं होता है। अब बात आती है, सारा का सारा जो गेम पलटता है वो होता है गोलकनाथवाद से। गोलकनाथवाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैसला था ये, गोलकनाथवाद। नाइनटीन 1967 में जो गोलकनाथवाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट की 11 सदस्यीय बेंच बैठी, जो अब तक की 1967 तक की सबसे बड़ी बेंच थी। इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे सुब्बाराम साहब। चीफ जस्टिस सुब्बाराम साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इसने बड़ा ही क्रांतिकारी फैसला सुना दिया। इनका फैसला था कि जो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के द्वारा, वो एक विधि है। जब संविधान संशोधन विधि है, इन्होंने कह दिया कि संविधान संशोधन क्या है, विधि है। विधि है। जब इन्होंने ये फैसला दिया कि संविधान संशोधन विधि है,
इसका मतलब हुआ कि विधि के द्वारा तो राज्य किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन ही नहीं कर सकता। अगर ऐसी कोई विधि मूल अधिकारों को उल्लंघन करती है तो वो उसको शून्य घोषित कर दी जाएगी। और संविधान संशोधन विधि है तो संविधान संशोधन के द्वारा भी किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों को उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब सरकार जब कहती है कि हमने धारा 31 ए और 31 बी बना दी और 31 और बी के द्वारा हम संपत्ति का सार्वजनिक संपत्ति किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहित कर सकते हैं सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, इससे किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, तो ये बात तो फिर पूरी की पूरी पलट जाती है ऐसे और एक नए विवाद को जन्म दे दिया जाता है। तो ये जो सुब्बाराम जो साहब थे, इन्होंने का जो फैसला था गोलकनाथवाद में वो बड़ा ही क्रांतिकारी फैसला था और इस क्रांतिकारी फैसले के चलते जो विपक्ष था, जनता दल था, उसने गोलकनाथ साहब को एक राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी उन्होंने पेश कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने सीजीआई पद से अपना उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उसके बाद उन्होंने सीजीआई राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उतार दिया। उसका परिणाम ये हुआ बाद में सुब्बाराम साहब हार जाते, वो अलग कहानी होती है, लेकिन जो सुब्बाराम का जो फैसला था एकदम पूरी व्यवस्था को एकदम हिला देने वाला एक क्रांतिकारी फैसला था कि उन्होंने संविधान संशोधन तुरंत जब जैसे यहाँ से 1967 से इंदिरा गांधी का प्रादुर्भाव होता है और इंदिरा गांधी जैसे ही आती है तो वो 24वां संविधान संशोधन लेके आती है, 24वां संविधान संशोधन लेके आती है और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा वो ये कह देती है कि एक तो इसको अनुच्छेद 13(4) को जोड़ती है, 13(4) को जोड़ के वो ये कह देती है कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की विधि नहीं है। इस लाइन को पहली बार 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। वही 31 ए और बी की धारा के द्वारा उनका के न्यायिक पुनरावलोकन जो संपत्ति का अधिकार है, इनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, इस धारा को भी जोड़ दिया जाता है। तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये इंश्योर किया गया कि जो संविधान संशोधन है वो क्या नहीं होगा, विधि नहीं होगा। जब यह विधि नहीं है तो फिर इसके द्वारा कोई भी मूल अधिकारों में कटौती की जाती है, बढ़ोतरी की जाती है, उसका कोई भी प्रभाव, और ये हुआ भी था कि संविधान संशोधन के द्वारा ही तो जो 31 था संपत्ति का अधिकार था उसको विलोपन कर दिया गया और उसको उठा के क्या बना देगा, मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार बना देगा, 300 में दर्ज कर दिया गया। तो संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। 24वें संविधान संशोधन के बाद 1973 में केशवानंद भारतीवाद आता है, केशवानंद भारतीवाद आता है, केशवानंद भारतीवाद आता है 1973, 24 अप्रैल 1973 को। ये केरल के बहुत बड़े मठाधीश थे और इनकी भी संपत्ति को अधिग्रहण कर लिया जाता है। जब इनकी संपत्ति को अधिग्रहण कर लिया जाता है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और यहाँ पर जो सीकरी साहब थे उनकी अध्यक्षता में सबसे बड़ी बेंच जो 13 सदस्य थी उन्होंने बैठे थे और बैठ के उन्होंने फैसला सुना दिया कि जो संविधान संशोधन है वो विधि नहीं है, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में कमी ज्यादा घटा बढ़ा किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती के बाद यह तय हो गया कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो विधि नहीं माना जाएगा। और ये विधि की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि विधि के द्वारा किसी भी व्यक्ति की मूल अधिकारों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, मूल अधिकारों में किसी भी तरह का कोई भी क्षरण नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हमने सारे बात समझने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो गोलकनाथवाद था, ये तीनों फैसले जो थे, चाहे केशवानंद भारतीवाद रहा हो, सज्जन सिंह वाद रहा हो या शंकरी प्रसाद वाद रहा हो, ये तीनों सेम थे, एक ही बात कह रहे थे कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। जबकि ये अकेला फैसला था जो कह रहा था गोलकनाथवाद के जो संविधान संशोधन है वो विधि होता है। तो यहाँ गोलकनाथवाद में क्रांतिकारी फैसला तो था कि सब व्यवस्था को एकदम पलट दिया था, लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया था यहाँ पे कि हमारा जो गोलकनाथ का फैसला है वो कैसा होगा, भविष्य लक्ष्य होगा। इन्होंने तो पहली बार जो शब्द आया था भविष्य लक्ष्य जो शब्द आया था कि हमारा जो फैसला होगा भविष्य लक्ष्य। दो शब्द होते हैं, मैं आपको बात करता हूँ, एक शब्द होता है भविष्य लक्ष्य और दूसरा होता है भूत लक्ष्य। एक होता है, दो शब्द होते हैं, एक होता है भविष्य लक्ष्य और एक होता है भूत लक्ष्य। जब हम ये कहते हैं कि ये फैसला भविष्य लक्ष्य है, इसका मतलब है कि आगे की ओर देखा जाए,
आगे देखा जाए, और भूतलक्षी का मतलब है पीछे से, कि कोई फैसला अगर भूतलक्षी लागू करना है तो इसका मतलब है कि वो पीछे से लागू होगा, यानी कि वहां से लागू होगा जहां से ये समस्या पैदा हुई थी या जहां से कानून बना था, तो ये पीछे से जाके लागू होता है। और जबकि हम कहते हैं कि भविष्य लक्षी, तो गोरखनाथ बात था वो भविष्य लक्षी फैसला था कि 1967 से आगे देखा जाए। अब 1951 से लेकर 1967 तक जितने भी भूमि अधिग्रहण किए गए हैं, जो भी विवाद हुए हैं मूल अधिकारों के बारे में, कहीं भी कोई बात दायर करे वो नहीं माना जाएगा, उसकी चर्चा गोलकनाथ बाद नहीं करेगा। लेकिन 1967 के बाद यह देखा जाए कि किसी भी व्यक्ति का संविधान संशोधन के नाम पर कानून बनाकर उस व्यक्ति के मूल अधिकारों में कटौती ना की जाए, उसकी संपत्ति का जो अधिकार है, जो उसका मूल अधिकार है, वो ना छीना जाए। तो ये भविष्य लक्ष्य फैसला था जो 1967 के बाद लागू होना था। 1951 और 67 के बीच में लागू होता तो सोच के देखो कितनी बड़ी एकदम, कि कितने लोगों की, कितनी हजारों करोड़ों की जमीन अधिकृत की जा चुकी थी, उनको वापस दिया जाना होता तो कितना बड़ा विवाद पैदा होता। लेकिन गोरखनाथ साहब ने बाद में एक अच्छा फैसला कर दिया, सुब्बाराम साहब ने, कि उन्होंने इसको कहा कि ये 1967 के आगे लागू होगा, ये पीछे से लागू नहीं होगा। तो भविष्य लक्ष्य की बात जो पहली बार जो जिसके दर्शन हुए थे वो गोरखनाथ बाद में ही दर्शन हुए थे। तो उम्मीद है कि जो हमने जो अनुच्छेद 12 में राज्य पढ़ा वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो हमने विधि पढ़ी, विधि भी अच्छी तरह समझ में आ गई कि कैसे हमारे मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है। न्याय पुनरावलोकन में 13(2) में हमने देखा था, ये समझ में आ गया होगा। सजातीयता की बात समझ में आई, अनुच्छेद 12 में देखा था। और पृथक्करण का सिद्धांत जो हमने 13(2) के अंतर्गत देखा था वो समझ में आ गया होगा। और ये तमाम तरीके की जो बात थे, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारतीवाद, ये भी अच्छी तरह क्लियर होगा। उम्मीद है कि ये सारे कंसेप्ट आपके बारे में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर हमारी क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि ऐसे ही जो शानदार चीजें पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। आप सभी का धन्यवाद।